हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पीजीटी होम साइंस फिजियोलॉजी के पार्ट पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमारे बचे हुए पॉइंट्स थे उनके बारे में। उन तीनों ही पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट अपने पॉइंट पर। तो यहाँ मैं आपसे एक और बात कंफर्म कर दे रही हूँ, जो भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको आप खुद से भी पढ़िए। उसका और भी ज्यादा जो चीज आप देख सकते हैं कहीं से भी, किसी बुक से, ऑनलाइन या फिर कैसे भी आपको नोट्स मिल सकते हैं, तो उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि जो रिलायबिलिटी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। और साथ में ही सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी गलतियां यहाँ हमसे भी होती हैं जब हम जल्दबाजी में या फिर जैसे भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम भी बुक से ही गैदर कर रहे हैं। अब किसी बुक में अगर मिस प्रिंटेड है, गलत प्रिंट है, या फिर कभी होता है कि हम गलत बोल देते हैं या फिर हम गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस चीज को आप वहां पर मुझे सही कर सकें या फिर हमको बता सके कि नहीं, इसका ये नहीं, ये आंसर होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, हमें भी पता है और हम भी बता रहे हैं, आपका भी योगदान है इसमें। तो ये चीज दोनों तरफ से काम करेगी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि मेरे साथ में ही आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। अच्छी अच्छी बुक्स परचेज कीजिए। अगर आपको बुक्स के सजेशंस चाहिए, कुछ राइटर्स के सजेशंस चाहिए, तो वो मैं जरूर आपको वीडियो में बता दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको ये सजेशंस चाहिए तो, क्योंकि कुछ राइटर्स ने काफी अच्छी बुक्स प्रोवाइड कर रखी हैं और जो पुरानी बुक्स होती हैं कंपैरेटिवली अभी जो न्यू एडिशन है उससे ज्यादा बेटर होती हैं, उनसे ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप अपने कॉलेज स्कूल की लाइब्रेरीज को अगर एक्सेस कर सकते हैं तो वहां से भी बुक्स को ले सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। कोई आपको ला के दे सकता है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको परचेज भी नहीं करनी पड़ेंगी और आपको पुराने एडिशंस मिल जाएंगे। वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब इट्स माय ओपिनियन कि मुझे पुराने एडिशंस ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें चीजों को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझाया हुआ होता है, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। तो आप वो देख सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगी कि सेल्फ स्टडी भी कीजिए। अगर हम यहाँ कोई गलती करते हैं वीडियो में तो आप मुझे बताइए। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी चीज को जो पढ़ रहे हैं उसको आंख दिमाग सब खोल के पढ़ रहे हैं और आप उस चीज को गलत को बता पा रहे हैं। और बाकी चलिए आगे जो वीडियोस होंगी उसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो गई, अच्छे से चल रही है। आप लोग उसमें अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के रह गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पीजीटी में पार्ट 3 वीडियो है। सबसे पहले हमारा एक पॉइंट था कृत्रिम श्वसन, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है रेस्पिरेटरी वाले पार्ट में। तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। बहुत कॉमन टर्म है जिसको हम टीजीटी में भी पढ़ा था हमने, लेकिन वो हमने पढ़ा था प्राथमिक उपचार के अंतर्गत। इसमें हम इसको थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में देख लेते हैं। जल में डूबने या बिजली का करंट लगने पर जब किसी व्यक्ति को श्वसन क्रिया रुक जाती है, मतलब जब आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस रुक जाती है, तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कृत्रिम श्वासें उसे देनी पड़ती हैं। इसके द्वारा फेफड़ों में पुनः वेंटिलेशन संभव हो पाता है। इसमें क्या, उससे क्या होता है, जब हम व्यक्ति को बाहर से सांस प्रोवाइड करते हैं तो उनसे उनके जो फेफड़े हैं, जो उसके लंग्स हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं और व्यक्ति की मौत से उसको बचाया जा सकता है। कृत्रिम श्वसन निम्न चरणों में होता है, मतलब उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गए, मतलब आप डायरेक्टली उसको कृत्रिम श्वास देना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले व्यक्ति की का पोस्चर और पोजीशन को आपको सही करना होगा। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखकर उसको ऊपर उठाना चाहिए, जिससे उसकी गर्दन खिंच जाए और वायु मार्ग खुल जाए। ऐसा नहीं हो कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो रही है या फिर जो गला है वो दब रहा है, जिसके कारण जो आप ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके लंग्स तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए क्या करना है कि उसकी पीठ को सीधा करना है, गर्दन के नीचे हाथ लगाना है, जिससे कि गर्दन सीधी हो जाए और थोड़ी ऊंची हो जाए और लंग्स तक आपका डायरेक्टली एयर ट्रांसफर हो जाए। और व्यक्ति की नाक को उंगलियों की सहायता से बंद करके अपने मुख से
अपना मुख उस व्यक्ति पर रखकर जोर से फूंक मारी जाए जिससे उसके फेफड़े फूल जाएं। देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है कि उसकी नाक को बंद करना है और अपने मुंह से, उसके मुंह से सांस देनी है जिससे कि उसके जो फेफड़े हैं, जो उसके लंग्स हैं, वो फूल जाएं। अब मुख को हटा लेना है, निश्वसन संभव हो सके जिससे मतलब वो अपनी जो इनहेल की है उन्होंने ऑक्सीजन, उससे एक्सहेल कर पाए, तो इसके लिए आपको मुंह हटाना होगा। ये क्रिया 1 मिनट में कम से कम 10 से 15 बार करनी चाहिए। इस प्रकार उस व्यक्ति में पुनः श्वसन का क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार इस विधि के द्वारा प्रथम उपचार के रूप में दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति को की जान बचाई जा सकती है। जैसे ये कहा था हमने टीजीटी में प्राथमिक उपचार में देखा था इस टॉपिक को, तो ये वहीं पर यूज होता है जब ऑन द स्पॉट जो आपकी एक्सीडेंट है वहां पर किसी व्यक्ति को बचाना है तो उस टाइम पर ये यूज किया जाता है। अदरवाइज आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिससे कि आपके लंग्स अच्छी तरीके से काम कर सके। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट था अम्ल आधारित संतुलन, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एसिड बेस जो आपका बैलेंस है वो किस तरीके से होता है। देखिए इसमें एक पायरुविक एसिड टर्म था जो जब हम लोगों ने देखा था कि 2 तरीके से आपकी श्वसन में श्वसन दहन होता है, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक एब्सेंस में, तो उसी में ये टर्म आता है जिसमें ये अम्ल आधारित संतुलन की हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा साइंटिफिक वे में जाएगा, थोड़ा आपको इसमें रटना पड़ेगा, जो चीज आपको समझ नहीं आए वो आप पूछ लीजिएगा और हम यहाँ आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये ऊर्जा का उत्पादन होता है और उस उत्पादन में हमारा अम्ल आधारित संतुलन होता है बॉडी में। पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से, पायरुविक एसिड के ऑक्सीडाइजेशन से एटीपी का एक अणु और 5 अणु NADH के और एक अणु FADH2 के बनते हैं। NADH के एक अणु से 3 अणु ATP के और FADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो इन टोटल कितने इस प्रकार हम लोग कितने हमारे अणु प्राप्त हो रहे हैं टोटल पायरुविक अम्ल से एक अणु से, मतलब एक अगर पायरुविक एसिड आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उससे आपको 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से आपको कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, तो वो 18 होते हैं। अगर आपको ये इक्वेशन याद रखनी है कि किस तरीके से होते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद आपसे पूछा जाए। क्योंकि ग्लूकोज से एक अणु से 2 अणु पायरुविक एसिड बनते हैं। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों है, 18 कैसे मिलते हैं। एक ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक एसिड बनते हैं, इसीलिए पायरुविक एसिड के 2 अणु से 2 × 18 यानी कि 36 अणु एटीपी प्राप्त होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ग्लाइकोलिसिस क्या प्रोसेस है हम टीजीटी वाली वीडियोस में देख चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी अणु का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से 2 + 36 यानी कि 38 अणु आपके एटीपी के प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। देखिए 2 चीजों में ये होता है उत्पादन, एक तो होता है आपका क्रेब्स चक्र में और दूसरा ग्लाइकोलिसिस में। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन है फूड स्टफ का वो 2 प्रकार से होता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था, अनऑक्सीश्वसन के द्वारा और ऑक्सीश्वसन के द्वारा। जो हम अपनी अभी रिसेंटली जो प्रीवियस वीडियो देखी हमने पार्ट 2 में, उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था डिवीजन में। अब आपकी जो पायरुविक एसिड बनता है वो पर्टिकुलरली आपका ये वाली अनऑक्सीश्वसन के अंतर्गत बनता है। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। इसमें जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। ग्लूकोज का यह आंशिक खंडन 12 एंजाइम्स की सहायता से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एंजाइम्स होते हैं और कहां पर ही संपन्न होता है ग्लूकोज का जो आंशिक आपका विघटन है, तो वो आप बता सकेंगे आई होप। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है ये भी आपने देख लिया कि जब ग्लूकोज का आंशिक खंडन हो रहा है जहां पर आपके 12 एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं और कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहते हैं। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। जब हम इसका ये जो प्रोसेस हो रही है इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो आपका पायरुविक एसिड होता है।
संपूर्ण क्रम में 4 अणु एटीपी के ऊर्जा निर्माण होता है, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस क्रम में संपन्न होने में खर्च हो जाती है। मतलब ये जो प्रोसेस होती है इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आपके हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को होने के लिए भी थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो 2 एटीपी वहीं पर यूटिलाइज हो जाते हैं हैंड टू हैंड। इस प्रकार 2 एटीपी मॉलिक्यूल का शुद्ध लाभ होता है। इसमें ग्लूकोज अणु के आंशिक खंडन के कारण इसमें 7% ऊर्जा मुक्त हो पाती है। कितनी परसेंट होती है? क्योंकि आंशिक खंडन हो रहा है, पूर्ण विखंडन नहीं हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से वो नहीं टूट रही है, सिर्फ आंशिक हो रहा है। तो 7% आपको ऊर्जा ही ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में मिलती है। शेष ऊर्जा पायरुविक एसिड के बंधन में ही संचित रह जाती है। यह बची हुई ऊर्जा आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक के पूर्ण विखंडन के फलस्वरूप मुक्त होती है। जब पायरुविक एसिड होता है, विखंडन होता है, तब ये पूरी ऊर्जा हमें मिल जाती है। यदि पायरुविक एसिड को स्थायी रूप से आणविक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती, तब यह चरण स्थायी हो जाता है। पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल या फिर एथिल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। अगर जैसे कि ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं मिले, प्रॉपर उसका विखंडन ना हो पायरुविक एसिड का, तो वो बाद में फिर लैक्टिक एसिड के रूप में हमारी बॉडी में चेंज होने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो पौधों में, मांसल फलों में और जीवाणुओं में, फफूंदियों में पायरुविक एसिड का परिवर्तन एथिल अल्कोहल में हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। उसका ये आपका प्रोसेस है। जंतुओं में पेशियों में आणविक ऑक्सीजन की स्थिति में पायरुविक एसिड का परिवर्तन लैक्टिक एसिड के फॉर्म में होता है। ये पौधे वगैरह में तो आपका किस फॉर्म में हो रहा है? ये हो रहा है आपका एथिल अल्कोहल के फॉर्म में, और ह्यूमंस में, जंतुओं में जो होते हैं उनमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड। ये डिफरेंस भी आप याद रखेंगे। इसका हमारे ह्यूमन बॉडी में इस तरीके से लैक्टिक एसिड का आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ग्लूकोज का तो C6H12O6 सभी को पता है। और अनॉक्सी श्वसन प्राय जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों और फलों में अल्प समय के लिए होता है। ये आपका अल्प समय के लिए होता है, किसी स्टेज में होता है ये भी बता दिया। और आपका अनॉक्सी श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसका जो दूसरा पार्ट था वो वाला हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए मेन जो इस वाले पॉइंट में है वो यही पूछा गया है कि पायरुविक एसिड किस तरीके से, अम्ल का जो इंटरचेंज होता है वो किस तरीके से होता है। अब हम ये हमारी जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में होती है। ग्लाइकोलिसिस आपने देख लिया क्या होता है, आपने ये देख लिया कि आपका पायरुविक एसिड कैसे आपका विघटन हो रहा है उसका। ग्लाइकोलिसिस को अगर हम समझने की और कोशिश करें तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। मतलब एक ग्लूकोज का आपका मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड हमें प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन में एक जैसी होती है। मतलब ग्लाइकोलिसिस के लिए आपको ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपूर्ण होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो ये आपकी कोशिका द्रव्य में संपूर्ण होती है। ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में एटीपी के 4 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 वहीं के वहीं खर्च हो जाते हैं और 2 का शुद्ध लाभ होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD और 2NADH2 में बदलने के काम आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो कोशिका द्रव्य में ये होता है, ये याद रखना है, 4 ATP मिलते हैं जिसमें से 2 वहीं खर्च हो जाते हैं, 2 आपको शुद्ध लाभ होता है। इसमें ऑक्सीजन हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। ग्लाइकोलिसिस की खोज अब किसने की थी? ग्लाइकोलिसिस की खोज जर्मनी के 3 जैव वैज्ञानिक एम्बर्डेन, मेयरहॉफ और पार्सन ने की थी। इस कारण इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये याद रखना है कि EMP पाथवे किसे कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को कहते हैं। कहां पर इसको खोज किया गया था? जर्मनी में किया गया था। कितने वैज्ञानिक थे? 3 वैज्ञानिक थे, एम्बर्डेन, मेयरहॉफ और पार्सन।
फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, तब आपने बहुत डिटेल में पढ़ी होंगी। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हमें पढ़ाई जाती हैं जब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये हमारा शायद 4th सेमेस्टर में था जब हम लोगों ने ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, उसमें ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो क्रेब्स साइकिल ये प्रोसेस जो है वो 1937 में ब्रिटिश साइंटिस्ट हेंस क्राब्स ने इसको खोज की थी। किसने की थी? क्रेब्स साइकिल ही उनके नाम पर रखा गया है, हेंस क्राब ने 1937 में। ये इजी होगा आपको याद रखना। क्रेब्स चक्र की संपूर्ण अभिक्रिया यूकेरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में सेल मेम्ब्रेन में होती है। अब हमें किस में होगी? हमें सेल मेम्ब्रेन में होती है। इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखिए जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस थी उसमें आंशिक विखंडन हो रहा था, लेकिन क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? इसमें आपका पूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा है, पूरा वो मतलब पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। इस चरण में होने वाले मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पूर्व पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है। बचा हुआ एक कोएंजाइम ए के संयुक्त होकर एसिटल कोएंजाइम ए बनाता है। ये चीज मुझे इतना नहीं लगता कि इतना डिटेल में पूछेंगे, बट स्टिल पूछा भी जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको शेयर कर दिए हैं। एसिटल कोएंजाइम ए अब कोशिका में उपस्थित ऑक्सोलो एसिटिक अम्ल तथा जल से क्रिया कर साइट्रिक एसिड बनाता है। अब साइट्रिक एसिड कैसे बनता है वो आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद है साइट्रिक अम्ल का क्रेब्स साइकिल में धीरे धीरे कई अभिक्रियाओं के माध्यम से क्रमबद्ध विघटन होता है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कई मध्यवर्ती अम्ल बनते हैं, जैसे कि ऑक्जेलोक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, सिसेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मॉलिक एसिड आदि। अब आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि ये वाले जो एसिड है पर्टिकुलर कोई भी एक नाम देके ये किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो आप बताएंगे ये क्रेब्स साइकिल से कनेक्टेड हैं। तो आपको ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस परिवर्तन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु परमाणु मुक्त होते हैं। अंत में मौलिक अम्ल का परिवर्तन ऑक्जेलोरिक एसिड में हो जाता है। यह पुनः दूसरे पायरुविक एसिड के साथ संयुक्त होकर क्रेब्स साइकिल में पुनः प्रवेश कर जाता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड एक उसमें दिया हुआ है एस्फीसिया। एस्फीसिया टर्म क्या है, इसमें क्या होता है, ये भी श्वसन से कनेक्टेड है, इसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा आपका श्वसन की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ तो आप अपने जब वीडियो देखें तो उसको स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं। ये आपका जो चेंज करने का है स्पीड, वो यूट्यूब आपको इसकी फैसिलिटी देता है। कोई भी वीडियो मेरी नहीं किसी और यूट्यूबर की आपको जल्दी देखनी है तो आप उसको फास्ट प्ले कर सकते हैं, चाहे वो सिर्फ 1.5 पर या 2 पर किसी भी स्पीड में देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा तेज लगते हैं तो उनको आप अपने हिसाब से उसको स्लो करके भी देख सकते हैं। इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जब मैं पहले तैयारी करती थी तब उस टाइम पर मैं भी वीडियोस को स्लो कर लेती थी। इससे क्या होता है कि हमारे नोट्स भी तैयार होते जाते हैं और हमें वीडियो पॉज भी नहीं करनी पड़ती बार बार, और चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं एस्फीसिया के बारे में। एस्फीसिया क्या होता है, जब हमारी बॉडी में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बेहोश जैसा होने लगता है और आपकी श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा देर तक ऑक्सीजन ना मिले तो अल्टीमेटली व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसमें कई कारण हो सकते हैं आपके एस्फीसिया के, जैसे कि आपको चोट लग गई है, या फिर आप बहुत टाइम से केमिकल्स के बीच में रह रहे हैं, या फिर केमिकल के किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में है जिसमें आप केमिकल्स के बीच में ही ब्रीथ करते हैं, वहीं पर बार बार वहीं पर सांस लेते हैं, ज्यादा समय आपका वहीं बीतता है, या फिर श्वसन तंत्र में कोई भी आपका अवरुद्ध आ गया है, या फिर आपको अस्थमा है या
एसफेक्सिलिया है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कंडीशन है ऐसी जो कि आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो भी आपको एस्फीसिया या फिर एस्फेक्टेशन जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे टर्म्स थे, जो छोटी छोटी चीजें थी, उनको भी हमने यहाँ कवर कर लिया है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा सारा ही जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और अगर और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू, बाय बाय।